नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। हिंदुओं के पवित्र महीने सावन का आज पहला सोमवार था। शहर के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में लोगों की लाइन जिला अस्पताल को पार कर गई थी। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर खुद व्यवस्था संभालने में लगे रहे। सावन के पहले सोमवार को आज दुधेश्वर नाथ मंदिर सहित गाजियाबाद के तमाम शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मौसम की परवाह न करते हुए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में लाइन में लग गए थे। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। मंदिर परिसर से लेकर जस्सीपुरा मोड़ तक बैरिकेड्स लगाई गई, जिससे भक्त लाइन से ही अभिषेक कर सकें। मंदिर के महंत नारायण गिरी ने बताया कि सावन का पूरा महीना ही शिव को प्रिय है। मौसम विभाग द्वारा दी गई भारी बारिश की चेतावनी भी श्रद्धालुओं का रास्ता नहीं रोक पाई। भगवान दुधेश्वर की विशेष श्रृंगार आरती के बाद सुबह 4 बजे से मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। उसके बाद से ही वहां लंबी लाइन लग गई थी। भक्तों की भीड़ ऐसी थी कि लाइन सुबह के समय ही जिला अस्पताल से आगे निकल गई थी। पुलिस ने महिला और पुरुषों की लाइन अलग अलग लगाई ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा स्वयंसेवक और सिविल डिफेंस के वार्डन भी व्यवस्था संभालने में लगे रहे। पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने सावन का पहला सोमवार होने के चलते दुधेश्वर मंदिर पहुंचकर खुद ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस आयुक्त ने अन्य अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को किसी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। दुधेश्वर मंदिर के साथ साथ कविनगर के स्वयंभू मंदिर और राजनगर के सनातन धर्म मंदिर में भी भक्तों की भीड़ जुटी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में आज सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया। रोजगार मेला RKGIT कॉलेज में लगाया गया था। इसमें हजारों बेरोजगार युवा शामिल हुए। अनेक कंपनियों ने इंटरव्यू के बाद उनका चयन किया। RKGIT में सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवक युवतियों का साक्षात्कार लिया और चयन किया। रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं से जो वादे किए थे उन्हें निरंतर पूरा किया जा रहा है। अब तक इस सरकार में हजारों युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने का काम किया जा रहा है। कंपनियों में उन्हें आराम से जॉब मिल सके, ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। जो देश का युवा पहले बेरोजगार था, अब समय से रोजगार पा रहा है। वीके सिंह ने कहा कि मेले का उद्देश्य यही है कि विभिन्न कंपनियां एक छत के नीचे सैकड़ों लोगों को चयन कर सकें। सांसद रोजगार मेले में कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री, बीटेक, टेक्निकल पदों पर नौकरी के लिए आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बांग्लादेश के सिविल सर्विस अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल गाजियाबाद पहुंचा। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से काम करने के तौर तरीके जाने। DM RK सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य मलिक और SDM सदर विनय सिंह ने उनको जरूरी जानकारी दी। 63वें बैच ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत बांग्लादेश के सिविल सर्विस के अधिकारी गाजियाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विदेशी अधिकारियों ने अपने भ्रमण के दौरान ये जाना कि किस प्रकार गाजियाबाद में प्रशासन के अधिकारी व्यवस्था के तहत काम करते हैं और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। दिल्ली से 42 अधिकारियों के दल वाले प्रतिनिधिमंडल कोर्स को कोऑर्डिनेटर एंड बांग्लादेश टीम लीडर डॉक्टर M.K. भंडारी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड इंचार्ज एडमिन डॉक्टर A.P. सिंह के नेतृत्व में गाजियाबाद स्थित जिला मुख्यालय में लाया गया। यहाँ जिले के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जिला सभागार में DM RK सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को प्रशासनिक व्यवस्थाओं से अवगत कराया। CDO विक्रमादित्य मलिक ने जिले में संचालित योजनाओं की उन्हें जानकारी दी। SDM सदर विनय सिंह ने अधिकारियों के कर्तव्य और कार्यों से बांग्लादेशी अधिकारियों को अवगत कराया। GM DIS रामनाथ पासवान ने इस दौरान ODOP को लेकर प्रेजेंटेशन किया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला मुख्यालय के रिकॉर्ड रूम, तहसील सदर कार्यालय, ग्राम पंचायत डासना का भ्रमण कर वहां भी जानकारी ली। अंत में बांग्लादेशी टीम लीडर डॉक्टर M.K. भंडारी ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को वोट ऑफ थैंक्स दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा लगाए गए कांवड़ शिविर की आज विधिवत शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन मेयर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने किया। इस कांवड़ शिविर में कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ये शिविर साईं उपवन में लगा है।
हर वर्ष की तरह नगर निगम इस बार भी मेरठ रोड तिराहे के पास साईं उपवन में कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन कर रहा है। इसका लोकार्पण महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्षद, कई संस्थाओं के सदस्य, कांवड़ सेवा शिविर समिति के अध्यक्ष मयूर गिरधर भी मौजूद रहे। कांवड़ सेवा शिविर के लोकार्पण से पहले महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त ने साईं मंदिर और वहां स्थित शिव मंदिर में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने कांवड़ सेवा भी की। इस मौके पर कांवड़ियों को खाना पानी भी परोसा गया। इस दौरान कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन करने वाली समिति के बाकी सदस्यों में निगम कर्मचारी चौब सिंह, विनोद त्यागी, सुधीर त्यागी, कुलदीप शर्मा, पूर्ण शर्मा आदि मौजूद रहे। यहाँ एक दुर्घटना होते होते बची। महापौर का मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय पैर फिसल गया। हालांकि गनीमत रही कि उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों का गाजियाबाद में प्रवेश हो चुका है। मेरठ रोड पर कांवड़ियों की कतार दिखने लगी है। तरह तरह की झांकियां भी इस यात्रा में शामिल हैं। दिल्ली मेरठ रोड पर बम भोले के उद्घोष सुनाई देने लगे हैं। बाहरी राज्यों के कांवड़ यात्रियों का आना शुरू हो गया है। निरंतर मेरठ रोड पर भोले की मस्ती में डूबे कांवड़िया नजर आ रहे हैं। हालांकि जलाभिषेक में भी 5 दिन का समय बाकी है। इसकी वजह से संख्या थोड़ी कम जरूर है, लेकिन यात्री लगातार आ रहे हैं। शिविरों में भी बड़ी संख्या में कांवड़ी आराम करके आगे की ओर रवाना हो रहे हैं। यहाँ छोटी बड़ी अनेक तरह की झांकियाँ दिखाई दे रही हैं। केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाकर लोग कांवड़ ला रहे हैं। बारिश, उमस और गर्मी में भी शिव भक्त भोले के भजनों पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक कांवड़ ऐसी भी दिखाई दी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस कांवड़ पर सामने की ओर मोदी, योगी की तस्वीरें हैं, तो पीछे कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी के पोस्टर हैं। साइड में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस को स्थान दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये था बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। खबरों के पोस्टमार्टम में बात मानसूनी बारिश की करते हैं। पूरे देश में इस समय मानसून जोरदार बरस रहा है। कई राज्यों में आफत बन चुका है। दिल्ली एनसीआर में सड़कें तालाब बन गई हैं। अब जो ये खबर आई है कि यमुना में पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, मैदानों में बाढ़ की स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अत्यधिक बारिश से कई राज्यों में बिगड़े हालात का जायजा लिया। उन्होंने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बात की। पीएमओ ने इस बारे में जानकारी दी है। पीएमओ ने यह बताया कि अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को भारी बारिश के कारण बिगड़े हालात के बारे में जानकारी दी है। उन्हें बताया गया है कि स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये टीमें तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों से बात करके स्थिति का जायजा लिया है। स्थिति पर आंकलन करने के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी संपर्क किया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों में जहां बारिश, भूस्खलन के कारण जान माल का नुकसान हुआ है, उस पर दुख जताया है। उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की आशा उन्होंने की है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित इलाकों में जाएं, राहत कार्य करें, लोगों की मदद करें। राहुल गांधी ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे राहत कार्यों में अधिकारियों की मदद करें और इस कठिन समय का मिलकर सामना करें। भारी बारिश ने उत्तर और पश्चिम भारत में तबाही मचा रखी है। हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन, बादल फटने या घर ध्वस्त होने, पेड़ और बिजली गिरने से 34 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज़्यादा मौतें हिमाचल प्रदेश में हुई हैं। यहाँ 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा यूपी के 8, उत्तराखंड में 6, दिल्ली में 3, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब में 2-2 लोगों की जान गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में व्यास नदी के उफान में 40 साल पुराना पुल बह गया है। दिल्ली में 41 साल बाद जुलाई में एक दिन में 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश के चलते उत्तर रेलवे ने 17 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 12 ट्रेनों के मार्ग बदलने पड़े हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले या जा रहे लोगों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए यात्रा पर निकलें या स्थगित कर दें।
दिल्ली के लोग बारिश के बाद बहुत परेशान हैं। अनेक इलाके जलमग्न हैं, सड़कें तालाब या झील जैसी नजर आने लगी हैं। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में बैठक बुलाई। बैठक में मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और तमाम अधिकारी शामिल हुए। यमुना स्तर का जो जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उस पर इस बैठक में चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बारिश का कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं और ये समय किसी पर आरोप लगाने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देकर इस आपदा से निपटने का समय है। केजरीवाल ने कहा कि यमुना में जो पानी दूसरे प्रदेशों से आता है, हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। 1978 में जब बाढ़ आई थी, तब 7 लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया था। अभी 205 तक ये पानी पहुंचा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में स्थिति ऐसी नहीं बन रही कि दिल्ली में या यमुना में बाढ़ की स्थिति आ सकती है। अगर ये खतरे के निशान को पार करता है तो आसपास के लोगों को शिफ्ट करने का काम दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली के सभी पॉट होल पर पत्थर रखकर उनको ढका जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए कह दिया गया है। एनडीएमसी में कई जगह वाटर लॉगिंग हुई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी सरकार ने मांगी है। इसके अलावा दिल्ली में स्कूलों को एक दिन के लिए बंद किया गया था और अगले 2 दिन मौसम का मिजाज देखते हुए इस पर दूसरा फैसला लिया जाएगा। आज 10 जुलाई है। क्या आप जानते हैं कि 10 जुलाई को हम एक स्याह काला दिन के रूप में याद करते हैं। एक ऐसी घटना हुई थी जिससे पूरा देश चिंता में हो गया था, झकझोर गया था, द्रवित था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन 2017 में 10 जुलाई की। दिन सोमवार का था। अमरनाथ यात्रा चल रही थी। शिव के भक्त, महादेव के भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए निकल पड़े थे। रात करीब 8:20 पर पहले से घात लगाए बैठे आतंकवादियों ने बेंटकू के पास अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला कर दिया था। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त बस में 60 से 70 लोग सवार थे। सभी बालटाल से जम्मू लौट रहे थे। बेंटकू श्रीनगर से 35 किलोमीटर दक्षिण में है। ज़्यादातर तीर्थयात्री देश के राज्य गुजरात से इस बस में थे। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की दुखद घटना ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था। जम्मू कश्मीर में लाखों हिंदुओं की पूजनीय पवित्र अमरनाथ यात्रा को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तभी साफ कर दिया था कि भारत अब ऐसे हमलों और नफरत के मंसूबों से डरने वाला नहीं है। दरअसल अमरनाथ भारत में हिंदुओं की एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है, जिसमें शिव के भक्त हिमालय में स्थित इस गुफा के दर्शन करते हैं। यहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को पहुँचने की बात कही जाती है। श्रद्धालु भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए हिमालय की भीषण ठंड का सामना करते हुए दुर्गम इलाकों से गुजरते हैं। 10 जुलाई 2017 की मनहूस शाम थी। अमरनाथ गुफा से लौट रहे यात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने हमला किया। असॉल्ट राइफलों से लैस हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे यात्री असहाय हो गए। हिंसा की एक भीषण घटना में 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और कई घायल हुए। हमले की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक फैल गया। इस जघन्य कृत्य की निंदा करते हुए देश के सभी नागरिकों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। अमरनाथ यात्रा पर हुए इस आतंकी हमले की जांच के बाद पता चला था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। इस हमले को क्षेत्र को अस्थिर करने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के रूप में हमने देखा था। भारत सरकार ने ऐसे आतंकवादी समूह के लिए पाकिस्तान के समर्थन की निंदा की और सीमा पार आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया। जब ये त्रासदी हुई थी, जब ये हमला हुआ था, उस वक्त पूरे देश ने पूरी दुनिया के सामने एकता का एक मजबूत उदाहरण पेश किया था। समाज के सभी क्षेत्रों के लोग प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए खड़े हो गए थे। इस हमले ने आतंकवाद से लड़ने, अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करने, सरकार और सुरक्षा बलों के संकल्प को और मजबूत कर दिया था। अमरनाथ यात्रा पर हुए इस हमले ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रेरित किया। सरकार ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए कार्रवाई की। तीर्थ यात्रियों के लिए कड़ी जांच प्रतिक्रियाएं लागू कर दी गईं। इससे भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए बेहतर खुफिया समन्वय और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले ने भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शांति और सद्भाव बना रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने एक
ऐसे उदाहरण के रूप में काम किया कि आतंकवाद लोगों को विभाजित करना, देश की एकता को कमज़ोर करना चाहता है। ये भावना पूरे देश ने समझ ली थी। 2017 के अमरनाथ यात्रा पर हुआ यह आतंकवादी हमला इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। यह घटना आतंकवाद से पैदा होने वाली चुनौतियों और मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता की हमें हमेशा याद दिलाती है। हालांकि इसने विपरीत परिस्थितियों में भारतीय एकता को भी उजागर किया है। इस हमले ने आतंकवाद से लड़ने के साथ साथ शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज की दिशा में काम करने का संकल्प करने का मौका हमें दिया। अगली खबर भी चिंताजनक है। चमोली जिला जोशीमठ में भूधसाव की घटना से देश भर में चिंता और चिंतन का केंद्र है। हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर जमीन धसी जोशीमठ में और पूरे देश के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। अब चमोली जिला भूकंप की संवेदनशीलता के लिहाज से चर्चा में आ गया है। यूँ तो हम जानते हैं कि पूरा उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है, लेकिन चमोली जिला अधिक चिंता बनता दिख रहा है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान का ताज़ा शोध बताता है कि उत्तराखंड के बाकी क्षेत्रों से अलग चमोली जिले की जमीन 10 गुना भूकंपीय ऊर्जा बाहर निकाल रही है। चमोली क्षेत्र की भूमि की संवेदनशीलता की स्थिति का आकलन के लिए उत्तराखंड क्षेत्र में 5500 भूकंपों का अध्ययन किया गया। वर्ष 1999 से 2020 के बीच इन भूकंपों में 511 में से सिर्फ भूकंपीय ऊर्जा का आकलन किया गया है। अध्ययन में शामिल किए गए भूकंपों की तीव्रता 2 से लेकर 5 मैग्नीट्यूड तक थी। इस अध्ययन में पता चला कि राज्य के अनेक क्षेत्रों में भूकंप के 10 से 12 की ऊर्जा बाहर निकली, जबकि चमोली में 90 से 100 बार तक बाहर आई है। इसी अनुपात में बाहर अभी भी निकल रही है। चमोली में सतह से 12 से 14 किलोमीटर गहराई में ठोस चट्टानें गर्म तरल भूकंपीय ऊर्जा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरह यहाँ की भौगोलिक और भूगर्भीय संरचना दूसरे क्षेत्रों से अलग है। चमोली जिले में जो भी भूकंप कर रहे हैं उनका स्रोत एक ही फॉल्ट है। सभी भूकंप जोशीमठ के पास हेलंग से गुजर रही ऐतिहासिक फॉल्ट लाइन MCT के दक्षिण में है। भूकंप की आशंका तब ज़्यादा बन जाती है जब भूकंप का स्रोत एक ही फॉल्ट लाइन हो। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आ रहे भूकंपों में ऐसी स्थिति अभी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों की खबरों के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी पाने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।